हेलो स्टूडेंट्स, नाइन कक्षा की दूसरे अध्याय के बारे में हम लोग कल पार्ट 1 में चर्चा किए थे और हम लोग देखे थे कि उत्पादन में सहयोगी जितने भी वस्तु होते हैं उनको हम लोग संसाधन बोलते हैं। और उत्पादन में जो सबका इम्पोर्टेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वो होता है वो लोग होते हैं, श्रम होता है, क्योंकि श्रम के बिना कहीं भी उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए मानव संसाधन को हम लोग जाने और मानव संसाधन अर्थव्यवस्था का सिर्फ दायित्व न होकर वो मानव पूंजी भी बन सकता है। यदि हम उसमें शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करें तो वही मानव संसाधन मानव पूंजी बन जाता है। किसी भी देश के लिए उस अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनकर उसकी शक्ति बन जाती है, उसके संसाधन बनते हैं, मानव पूंजी का निर्माण होता है। हम लोग हमेशा से समाज में देखते आए हैं कि पुरुष और महिलाओं के काम में अंतर देखा जाता है और अंतर ये किया भी जाता है कि महिलाएं कुछ काम करती हैं, पुरुष कुछ काम करते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करते और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में काम में अंतर हो जाता है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणों से। अब दूसरी बात, हम लोग इस चीज़ को तो समझ चुके हैं कि मानव जो है वो अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के रूप में उभरता है और अगर उसमें हम जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान, जनसंख्या के बारे में शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो वो मानव पूंजी निर्मित होता है, मानव पूंजी के रूप में बदलता है। तो जैसे कि अगर आप किसी पे जितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसकी गुणवत्ता उतनी ही बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट आया है, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होती है। उसी तरह जनसंख्या की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी होगी, उसकी उत्पादकता शक्ति अधिक होगी। हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता में क्या क्या चीज़ चाहिए। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। कौशल निर्माण पर मतलब हो गया कि उसके अंतर प्रोफेशनल गुण, जो कौशलता का जो विकास किया जाता है, कौशलता उसे कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। जनसंख्या जितना अच्छी गुणवत्ता होगी उसके अंदर, उस देश की उतना ही समृद्धि दर मतलब जीडीपी उसका बढ़ेगा, वो विकास करेगा। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। किसी भी देश के लिए साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। शिक्षा, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल किसने शिक्षा बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उससे फल दिया। शिक्षा से जब किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसमें हमें कल होकर बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वो बच्चा तैयार होता है, स्वस्थ होता है, तो वो राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की प्रेरक भूमि को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक आरेख देख रहे हैं जिसमें कि पॉपुलेशन का सर्वेक्षण किया गया है। ब्लू रंग से इंडिकेट व्यक्ति, रेड कलर से पूरे व्यक्ति को किया गया है और रेड कलर से पुरुष और ग्रीन कलर से महिलाएं। भारत में साक्षरता दर इससे पता किया जाता है। साक्षरता दर का
तालिका दिया हुआ है कि किस समय कितनी साक्षरता दर देश में थी। तो 1951 में सबसे कम थी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि हमेशा से पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में साक्षरता की कमी है। वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाएं ज़्यादा यहाँ पे अशिक्षित थी, जो कि अब धीरे धीरे सही स्थिति आ रही है कि महिलाएं भी और पुरुष भी शिक्षित हो रहे हैं। फिर भी अभी भी पुरुष से साक्षरता दर महिलाओं में कम है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय से प्रतिनिधि विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। जैसे कि हम लोग इतना तो समझ गए हैं कि किसी भी देश में शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या होने से उस देश का विकास उतना ही होता है। इसीलिए उस देश के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे नवोदय विद्यालय वगैरह खोले गए, जिससे कि ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो पाएँ, 100% बच्चे शिक्षित हो पाएँ। क्या 1951 जनसंख्या की साक्षरता दर बढ़ी है? इसमें हम लोग हाँ कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में 1951 के बाद जनसंख्या में साक्षरता दर बढ़ी है। किस वर्ष भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? इसमें 2011 है। भारत में पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है? ऐतिहासिक एंड सांस्कृतिक कारणों से पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाने का चलन था, इसलिए महिलाओं में साक्षरता दर की कमी है। आप भारत में लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे? भारत में साक्षरता दर का परिकलन हम लोग देखेंगे कि 7 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा कितना पढ़ा है और कितना स्कूल जाता है, उस हिसाब से साक्षरता दर परिकलन होता है। 2020 में भारत की साक्षरता दर का आपका पूर्वानुमान क्या है? 2020 में हमारा पूर्वानुमान यही होना चाहिए कि अभी से ज़्यादा साक्षरता दर हमें मिलेगी। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकारें के दस्तावेज रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% रह गया था। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74% है। इसको याद रखना है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि वह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तापी जनसंख्या विभिन्न भागों से बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। इन सारे पॉइंटों को हम बाद में आपको हम लिख के भी देंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 16.6% जो है वो महिलाओं से पुरुषों में साक्षरता दर अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी, जबकि बिहार में 62% ही है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। वर्ष 2013 से 14 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गाँवों में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग की सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य स्थानीय सरकार प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य है। इसमें हम लोग जैसे दोपहर के भोजन को दिया जा रहा है, दोपहर के भोजन को क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नामांकन करवाएं और स्कूल की तरफ आएँ। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन 25.2% तक की वृद्धि, 2017-18 में 30% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम पद्धतियों को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है।
इसमें कुछ शिक्षा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विद्यार्थी, ये सब डाटा दिया हुआ है। जिसको कि याद कर लेना है। जिसे हम लोग अब जनसंख्या की गुणवत्ता देख लिए, उसमें शिक्षा देख लिए, अब हम लोग स्वास्थ्य देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक स्वस्थ जनसंख्या ही उस देश का ज़्यादा विकास कर सकता है, और स्वस्थ होने से जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा उसको कहते हैं कि औसतन एक आदमी अपनी लाइफ में कितने वर्ष तक वो जीता है, उसको हम लोग जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। 1951 के 143 शिशु यहाँ पे शिशु मृत्यु दर हम लोग को पहले बहुत ज़्यादा होती थी, जो अभी कम हो गई है। स्वास्थ्य की हम लोग कैसे जांच करेंगे, इस चीज़ को यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यदि उम्र के अनुसार बच्चे यदि लंबा नहीं होते हैं, वेट नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे स्वस्थ हैं। और अगर वो सारे कंडीशंस को पूरा करते हैं कि एज के अनुसार हाइट है, वेट है, तो मतलब बच्चे स्वस्थ है। एक स्वस्थ बच्चा ही अपनी गुणवत्ता को अच्छी तरह से बढ़ा सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था को बाद में वो विकसित करेगा। यहाँ पे हॉस्पिटलों की संख्या वगैरह जितनी भी सामुदायिक भवन उनकी दिए गई हैं, क्योंकि जितनी ही स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी रहेगी, लोगों का विकास उतना ही होगा, लोग उतना ही स्वस्थ होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आया है, बेरोजगारी। बेरोजगारी हम लोग उसको कहते हैं जैसे कि वो काम करने के योग्य हैं, तब प्रचलित मजदूरी की दर पर वो काम करने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं करता है, तो हम लोग उसको बेरोजगार कहते हैं। लेकिन जिसको काम मिल रहा है पर वो काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में बेरोजगारी उसको हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि शकल की माँ शीला अपने घरेलू काम काज और बच्चों शकल की माँ शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तक खेती के काम करने में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं की जा सकती है, और न ही जीतू सीतू शीला को बेरोजगार कहा सकता है। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक हम टॉपिक हम दे देंगे, क्योंकि ताकि उससे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो हैंडल हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट वाइज नोट करके आप लोग को दे देंगे अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू।